चीज़ का इन्फ्रेंस यानी कि हम जब किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि हमें डाटा इकट्ठा होता है। जैसे मान के चलते हैं कि हमारे इंडिया में, ठीक है, ये देखते हैं कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे, यानी कि कितने अनपढ़ हैं, ठीक है, उसमें कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने ही हैं, एज डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे डाटा दिए जाते हैं कितने बच्चे हैं, इतने बूढ़े, इतने जवान हैं, इतने औरतें, इतने पुरुष हैं, इतने ये है ना। तो सब में जो है क्या, उनका एक डाटा इकट्ठा किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे अभी मान के चलते कि जैसे अभी देखिए कि हमारे देश में, ठीक है, 125 करोड़ की लगभग आबादी है। तो जैसे कि आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, तो उसमें से 25 करोड़ यूज़र वो कौन है, वो व्हाट्सएप यूज़र है। यानी कि हमारे देश में व्हाट्सएप यूज़र की संख्या कितनी है, ठीक है, 25 करोड़। अब जैसे हम डाटा इकट्ठा करें कि हमारे देश में इतनी संख्या है, इतनी आदमी है, इतने पुरुष हैं, इतने बूढ़े हैं, इतने जवान हैं, इतने बच्चे हैं, तो स्मार्टफोन किन के पास है, ठीक है, तो कौन कौन व्हाट्सएप यूज़ करता है। तो ये एक सारा जो डाटा इकट्ठा किया जाता है वो एक इन्फ्रेंस के तौर पर, एक अनुमानित तौर पर किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पर देखा होगा ना कि एक फैक्ट्री थी 2010 में, फिर 12, 14, 16, 18 ऐसे 2 साल में ग्रो करती रही। वो एक अनुमान था, ठीक है, उस हिसाब से डाटा को देखा जाता है। डाटा कैन बी obtained फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, एग्जाम्पल डाटा फ्रॉम रनिंग ऑफ इंडस्ट्री, सेंसस, पॉपुलेशन डाटा एक्सेट्रा। यानी कि डाटा जो है वो कहाँ से लिया जाता है, वो लिया जाता है अलग अलग सोर्सेज से। जैसे इंडस्ट्री से हो गया कि इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ कर रही है, सेंसस पॉपुलेशन यानी कि जो जनगणना है, यानी कि हर 10 साल बाद जो सेंसस बदलता है, ठीक है, जैसे 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, तो अभी 2021 में होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कि पॉपुलेशन के आधार पर जो डाटा देखा जाएगा। फिर इंटरप्रेटिंग डाटा रिक्वायर्स एनालिसिंग डाटा टू इन्फर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट इन ऑर्डर टू आंसर क्वेश्चन। यानी कि होता क्या है कि डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको एक डाटा दिया जाता है। डाटा क्यों दिया जाता है, क्योंकि फ्रेंड देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन इसलिए ज़रूरी है कि एज ए टीचर अगर आप कहीं पे पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप उस चीज़ को कैसे समझोगे, ठीक है, तो उसके लिए वो होता है, ठीक है। अगर आप चीज़ को समझ पाओगे तो उस हिसाब से आप स्टूडेंट को करवा पाओगे, ठीक है, इसलिए ये होता क्या है कि आपके सामने डाटा इंटरप्रिटेशन में एक क्वेश्चन रखे जाते हैं, आपको एक सिचुएशन दी जाती है, आपको एक डाटा दिया जाता है, आपके सामने क्वेश्चन रखे जाते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको उसका आंसर देना होता है। क्वेश्चन बेस्ड किसके ऊपर होता है, वही जैसे मैंने बताया सेंसस, पॉपुलेशन, इंडस्ट्री पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको उस इन्फॉर्मेशन का आंसर देना है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। डाटा कैन बी प्रोवाइडेड इन ए नंबर ऑफ फॉर्मेट्स। तो जो डाटा है, ठीक है, वो कई रूप से दिया जाता है। जैसे बार ग्राफ हो गया, टेबल हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ऐसे, ठीक है। यानी कि आपको डाटा उन्होंने दिखाना है, वो किसी भी रूप में दिखा सकते हैं, किसी भी टाइप में दिखा सकते हैं, चाहे वो बार ग्राफ में हो, चाहे वो टेबल्स में हो, चाहे वो लाइन ग्राफ में हो, चाहे वो पाई चार्ट में हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे डाटा को समझने में आसानी होगी। यानी कि हमें क्या शो किया जाता है, हमें की कॉमन चीज़ ही शो की जाती है, डाटा वो दिखाने का तरीका अलग है। कई बार बार चार्ट, टेबल्स, लाइन ग्राफ और पाई ग्राफ या पाई चार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड इंट्रोडक्शन। इन डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस, ए डाटा सेट इन फॉर्म ऑफ टेबल और ग्राफ इज गिवन, फॉर्म followed by some questions which can be answered by analyzing the available data। होता क्या है कि जो डाटा इंटरप्रिटेशन में है उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो क्वेश्चन किस में होते हैं, वो एक डाटा के सेट में का मतलब कि जैसे आपको एक डाटा दिया हुआ है, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन का एक सेट बन गया, ठीक है। वो जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको टेबल में या ग्राफ के रूप में पूछे जाएंगे, या आपको ग्राफ दिया जाएगा या आपको टेबल दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यू माइट फाइंड इट सिमिलर टू द इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। आपको ये लगेगा कि इंग्लिश का जो कॉम्प्रीहेंशन है उसके हिसाब से ही है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा मतलब कि ऐसा ही लगेगा कि ये मिलता जुलता है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है। उसमें भी ये होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने होते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में भी यही होता है कि आपको एक ठीक है, टेबल्स हो गया, कुछ भी आपको दिया जाता है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन ढूंढने होते हैं। Where the answer are within the passage but there is need of careful analysis।
आपको यहाँ पे डिफरेंस क्या है कॉम्प्रिहेंशन इसमें, आपको यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन का आंसर देना है पर केयरफुल एनालिसिस करके। यानी कि आपके सामने जो सिचुएशन रखी जाएगी, जो आपके सामने जो कुछ रखा जाएगा, उसमें आपके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें जो आपको आंसर देना है वो आपको आंसर ऐसे देना है, ठीक है, कि उसमें आपको आंसर ऐसे दे रहा है कि आपको केयरफुल एनालिसिस करना है, ठीक है। आपको ये पूछा जाएगा कि बताइए कि ये इंडस्ट्री 2012 से घाटे में थी, 2014 में इसको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कितने परसेंट का हुआ, आपको ये पूछ सकते हैं वो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे की स्लाइड में आपको मैं पूरा बता दूंगा इसमें क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है। सम क्वेश्चन में रिक्वायर यहाँ पे here also the question can be answered with careful analysis of the given data. Some question may require calculation while other can be solved even without performing any calculation just by strong analysis. इसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जैसे कि आपको परसेंटेज, एवरेज, रेशो वगैरह निकालनी पड़ती है, ठीक है। वो आप तभी निकाल पाओगे जब आपको उसके बेसिक्स पता होंगे, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने वो नहीं किया तो आप वो कर सकते हैं, पहले हमने भी करवा रखा है, आप हमारी वीडियो से कर सकते हैं परसेंटेज, एवरेज, रेशो, ठीक है। तो कुछ में ऐसा होता है कि विदाउट परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन, यानी कि कहीं में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कहीं में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपका सीधा ही आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सोर्स, इक्वेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि सोर्स, डाटा इंटरप्रिटेशन का सोर्स क्या है, इक्वेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है क्या। अब देखिए, डाटा कैन बी कैटेगराइज एज द प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। मतलब कि डाटा दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा इज द डाटा कलेक्टेड ए फ्रेश, इट इज़ कलेक्टेड बाय फॉर ए पर्टिकुलर स्टडी। प्राइमरी डाटा क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, प्राइमरी डाटा वो होता है जब हम किसी डाटा को खुद से इकट्ठा करते हैं, यानी कि जो फ्रेश डाटा होता है हमारा बनाया हुआ, ठीक है। प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम खुद तैयार करते हैं, ठीक है, जो फ्रेश होता है बिल्कुल। तो वो किसी पर्टिकुलर स्टडी के लिए बनाया होता है। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू सर्वे, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर, ऑनलाइन फॉर्म और सर्वे एटसेट्रा। अब देखिए, जो प्राइमरी डाटा है वो कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, वो किया जाता है सर्वे से, इंटरव्यू से, क्वेश्चनर से, ऑनलाइन फॉर्म्स या सर्वे से, ठीक है। ये क्या है, ये एक टेक्निक है प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने की। आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखिए अगर हमें प्राइमरी डाटा इकट्ठा करना है तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें आप ये लिख सकते हैं सर्वे वगैरह, सर्वे, इंटरव्यू, ठीक है। Secondary data is acquired through other sources like books, newspaper, magazine, research work, data by government departments and organization, published and unpublished journal or diaries, etc. ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी डाटा क्या है, जहाँ पे प्राइमरी डाटा हमें सर्वे से मिल रहा है, इंटरव्यू से मिल रहा है, वही सेकेंडरी डाटा हमें बुक्स, न्यूज़, मैगजीन, पेपर से मिल रहा है। यानी कि सिंपल सी शब्दों में आपसे मैं एक बात कहूँ, सिंपल से वर्ड में कहूँ, प्राइमरी डाटा वो होता है जब हम उसको अपने लेवल पर बनाते हैं, तो सेकेंडरी डाटा वो होता है जब हम किसी और की हेल्प लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमें डाटा के लिए किसी और की हेल्प लेनी पड़ रही है, जैसे किसी बुक की, किसी न्यूज़पेपर की। यानी कि हम सिंपल सी बात करें कि प्राइमरी डाटा वो है जो हम खुद तैयार करते हैं, सेकेंडरी डाटा वो है जब हम अपने डाटा को तैयार करने के लिए किसी और की खोजे गए डाटा की हेल्प लेते हैं, ठीक है। ये दोनों ही इसमें काम में आते हैं, ठीक है। इट इज़ अ डाटा ऑलरेडी अवेलेबल, ये डाटा पहले से ही अवेलेबल होता है। अब देखिए, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा हमने हो गया, ये दो तरह का है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, इनके जो डाटा है, अब हम डाटा इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, उसमें मेन क्या चीज़ है, डाटा, यानी कि आंकड़े। अब डाटा को कैसे क्लासीफाई, यानी कि डाटा को इकट्ठा कैसे किया जाता है। देखिए, डाटा कितने प्रकार का होता है, देखिए पहला है क्वालिटेटिव डाटा। इट इज़ अ डाटा सेट विच हैज़ अ रिस्पॉन्स अदर देन इन न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि क्वालिटेटिव डाटा क्या है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि क्वालिटी, इसमें क्या है कि आपको क्वालिटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, डाटा ऑन सेक्स ऑफ रिस्पोंडेंट, क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, सेटिस्फैक्शन, इंटेलिजेंस, लिटरेसी, रिलीजन एटसेट्रा कैन बी कैटेगराइज एज क्वालिटेटिव डाटा। अब देखिए, क्वालिटेटिव डाटा है क्या, जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इंटेलिजेंस मिलेगा, लिटरेसी मिलेगा, रिलीजन मिलेगा। यानी कि इसमें आपको किसी चीज़ की क्वालिटी मिलेगी, यानी कि जिस चीज़ में क्वालिटी हो वो क्या है, क्वालिटेटिव डाटा। या इनकी आपके सामने अगर कोई डाटा इंटरप्रिटेशन में कोई डाटा रखा गया है, अगर उसमें आपको कोई इंटेलिजेंस दिखाई दे, कुछ आपको लिटरेसी दिखाई दे, कुछ आपको धर्म के ऊपर दिखाई दे, तो वो कौन सा डाटा है, वो क्वालिटेटिव डाटा होगा। इट कैन हैव रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ येस, नो, मेल, फीमेल, वेरी गुड, नॉट बैड,
ठीक है, बैड, वेरी बैड, हाईली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड, हाईली सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड। ठीक है, तो आपको ये चीज़ इसमें दिखाई देंगी। फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन दीज रिस्पॉन्सेज कैन बी गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू सच एज 1 फॉर येस एंड 0 फॉर नो। तो फ्रेंड्स इसमें वही बात है कि जो डाटा है उसमें जो क्वालिटेटिव डाटा है इसमें आपको सिर्फ क्वालिटी दिखाई देगी। नाम से पता चलता है क्वालिटेटिव डाटा यानी कि गुणात्मक। ठीक है, तो होता कुछ नहीं है, क्वालिटेटिव में आपको ये चीज़ें जैसे बताई गई हैं, इसमें मेल फीमेल वगैरह हो गया, वेरी बैड, गुड वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, यानी कि जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी को देखते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव डाटा। देखिए, सच एज डाटा सेट विल हैव न्यूमेरिकल वैल्यू। जिस चीज़ में न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, गणना आ जाए, कैलकुलेशन आ जाए, वो क्या है? क्वांटिटेटिव डाटा। डाटा ऑन एज, इनकम लेवल, वेट, हाइट, एरिया, पैरामीटर, प्राइस एटसेट्रा विल हैव न्यूमेरिकल वैल्यूज, सो इट कैन बी इट इज़ क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, जिसमें आपको बताया जाता है ना, मजदूरों की संख्या इतनी थी, वो इतनी थी, क्लास में इतने बच्चे, उसने इतने नंबर लिए, अब उसके इतने नंबर आए, तो वो कौन सा है? वो क्वांटिटेटिव डाटा। यानी कि जिस डाटा में आपको निकालने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू की यानी कि कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, वो क्या है? क्वांटिटेटिव डाटा। यानी कि परसेंटेज, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीएशन, वेरिएंस कैन एटसेट्रा कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम सच सेट ऑफ डाटा। यानी कि जिसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, परसेंटेज वगैरह, वो क्या है? क्वांटिटेटिव डाटा। डिस्क्रीट डाटा देखिए अब क्या है? सच डाटा सेट हैव values in only integers such as data on the number of student in a class can have only a value in whole number। अब देखिए इसमें क्या है? इंटीजर्स आ जाते हैं, जैसे कि पूरे क्लास में कितने बच्चे थे, ठीक है, उनकी वैल्यू होती है। जैसे कहते हैं ना, क्लास में 50 बच्चे थे, ठीक है, 50 से 60 थे, 70 थे। अब ये नहीं बताया जाएगा कि इसमें 50.1 थे, 51 थे। डिस्क्रीट डाटा कैन नॉट हैव वैल्यू इन फ्रैक्शन डेसिमल। यानी कि डिस्क्रीट डाटा कौन सा आता है? जिसमें वैल्यू दी होती है सिंपल तरीके से, जिसमें फ्रैक्शन नहीं होता। यानी कि आपको सीधा बताया जाएगा 35 बच्चे थे, 40 थे, 50 थे, ऐसे। ठीक है, उसमें पॉइंट नहीं आएगा, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगी। जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू ना आए वो कौन सा है? डिस्क्रीट डाटा। फ्रेंड्स, आप इसको याद रखना, ये इसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ये मान के चलिए कि सिलेबस हर 2-3 साल में चेंज हो रहा है, इस बार उसका लेवल भी थोड़ा सा हाई होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको करके जाना, क्या पता आपको इसमें से क्वेश्चन आ जाए। हमारी कोशिश यही कि हम आपको करवा दें अच्छे से। ठीक है, बाकी आपको करना आपका काम है। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस डाटा। देखिए, अनलाइक डिस्क्रीट डाटा द वैल्यूज ऑफ कॉन्टीन्यूस डाटा कैन बी इन फ्रैक्शन और डेसिमल। अब देखिए, जैसे डिस्क्रीट डाटा में जो वैल्यू थी वो फ्रैक्शन में नहीं थी, सीधे सीधे थी। यहाँ पे कॉन्टीन्यूस में क्या है? वैल्यू आपको फ्रैक्शन में या डेसिमल में दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, डाटा ऑन वेट, हाइट, प्राइस, कॉस्ट, एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा कैन बी डेसिमल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है जोग्राफिकल डाटा। इट इज़ डाटा ऑन रीजन और डिफरेंट एरियाज लाइक सिटी, स्टेट और नेशन। इट कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन विद इन द नेशन और बिटवीन नेशन। इसमें क्या है? जोग्राफिकल डाटा जो किसी जगह के ऊपर, यानी कि कोई रीजन हो, कोई इलाका हो, कोई सिटी हो, स्टेट और नेशन के ऊपर जो दिखाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे कंपैरिजन वगैरह हो। टेम्पोरल डाटा और क्रोनोलॉजिकल डाटा। इट इज़ अ डाटा विद टाइम एलिमेंट, जिसमें टाइम हो। इट इज़ आल्सो नोन एज टाइम सीरीज डाटा, इसे टाइम सीरीज डाटा भी कहते हैं। सच एज डाटा ऑन कंजम्पशन ऑफ चॉकलेट इन इंडिया फ्रॉम 2000 टू 2018। यानी कि चॉकलेट जो है 2000 सन से 2018 तक कितनी कंज्यूम की, कितनी यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, वो होता है क्रोनोलॉजिकल डाटा। क्रोनोलॉजी फ्रेंड्स, सिंपल सी शब्दों में हम कहें, इसको कहते हैं कालक्रम। यानी कि जब चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे हम मान के चलते हैं कि हम मान के चलते हैं ना कि गांधी युग कब था? 1917, यानी कि 1970 से 1947 तक। वो क्या है? वो क्रोनोलॉजिकल डाटा है कि उन 20 सालों में क्या क्या हुआ। ठीक है, डाटा कैन आल्सो बी कैटेगराइज एज पब्लिक डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा, ऑफिशियल डाटा। अब देखिए, डाटा को है जो पब्लिक डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा और ऑफिशियल डाटा भी इसमें भी कैटेगराइज किया जाता है। इनकी पब्लिक डाटा जो पब्लिक के लिए है, कॉन्फिडेंशियल डाटा जो सरकार के लिए होता है, जो सभी को बताया नहीं जाता, ऑफिशियल डाटा, ठीक है, ये भी सरकारी डाटा होता है। अब देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका क्या किया है? हमने यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन की है। अब हम करेंगे, देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो कितने टाइप्स का होता है। क्लासिफिकेशन में हमने करा था वर्गीकरण, तो
किन किन को डाटा कहते हैं। अब हम जानें कि डाटा रिप्रेजेंटेशन जो कैसे होती है, वो कितने प्रकार की होती है। पहले देखिए रॉ डाटा कैन बी गिवन इन द क्वेश्चन, सच क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए टेबल यूजिंग द गिवन डाटा। अब देखिए रॉ डाटा क्या है, रॉ डाटा आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना होता है, ठीक है। जैसे आपको टेबल में जो बताया होता है आपको उस हिसाब से उसका आंसर देना पड़ता है। These questions are generally related to average which can be calculated directly using the frequency table। रॉ डाटा में क्या है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आपको आंसर देना होता है, इसके लिए आप एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको इसमें एवरेज ढूंढनी पड़ती है, वो क्या है, रॉ डाटा। नेक्स्ट है टेबल्स। डाटा कैन आल्सो बी given in the form of tables। Tables have vertical columns and horizontal row in the which data is stored। अब टेबल्स है क्या, देखिए हमने क्या था ना टेबल्स, अब डाटा आपको टेबल्स में दे रखा होगा। टेबल्स में क्या है, आपको वर्टिकली कॉलम होगा, हॉरिजेंटली कॉलम होगा, वर्टिकली कॉलम होगा, हॉरिजेंटली रोज होगा, ठीक है। तो इसमें डाटा जो दे रखा है, ए सेल इन द टेबल शोज ए वैल्यू। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है, आपको जो डाटा दे रखा होगा, ठीक है, वो आपको एक टेबल के रूप में दे रखा होगा। देखिए जैसे आपको ये दे रखा है ना, ठीक है, आपको एक कॉलम रो में दे रखा है ये, ठीक फ्रेंड्स। जो रो 1 में क्या है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन रोल एंड रो 2 में क्या है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स। जहाँ पे डार्क एरिया वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स का है, ठीक है। तो ये है टेबल्स का, यानी कि जो डाटा आपको ऐसे दिखाई दे वो टेबल्स होता है। अब है बार ग्राफ। हे डाटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स विच कैन बी हॉरिजेंटल और वर्टिकल। बार ग्राफ हेल्प इन मेकिंग इजी कंपैरिजन ऑफ डाटा। अब देखिए इसमें है क्या, बार ग्राफ में क्या है कि जो आपको डाटा है वो जो रेक्टेंगुलर बार में दिया जाता है वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों में, ठीक है फ्रेंड्स। बार ग्राफ क्या करता है ईजी कंपैरिजन करता है डाटा का, यानी कि बार ग्राफ में आप किसी डाटा का कंपैरिजन कर सकते हो काफ़ी आसान तरीके से। देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्म ऑफ बार ग्राफ लाइक स्टैक बार, हिस्टोग्राम एंड सो ऑन। यानी कि जो बार ग्राफ है वो काफ़ी तरह का है, जैसे स्टैक बार या हिस्टोग्राम, ठीक है। स्टैक बार ग्राफ, वन बार इज़ माउंटेड एंड अनदर वन, वेयर एज इन ए हिस्टोग्राम देर इज़ नो गैप बिटवीन। इसमें कोई गैप नहीं होता है। तो फ्रेंड सिंपल चीज़ आपको मैं बताता हूँ बार ग्राफ होता है क्या है। देखिए जो ऐसा टेबल होता है वो बार ग्राफ होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको ऐसी कोई चीज़ आ जाए वो है बार ग्राफ, ऐसा कोई आ जाए वो होता है टेबल। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आपको ये देखिए पिक्चर में ये ऐसा होता है हिस्टोग्राम में, ठीक है। यानी कि जो सारे डाटा जो आपस में वो जो है लाइनें वो जुड़ी होती हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम आर यूज टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा सेट बिलोंगिंग टू क्लास इंटरवल। इट लुक सिमिलर टू बार चार्ट बट देयर इज़ नो गैप बिटवीन द बार से सैम्पल में। देखिए इसमें क्या है कि गैप है, जिसमें गैप हो वो बार ग्राफ है, जिसमें गैप ना हो वो क्या है, हिस्टोग्राम है। पाई चार्ट, देखिए पाई चार्ट इज़ द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर डिवाइड। देखो फ्रेंड्स पाई चार्ट क्या है, पाई चार्ट में आपको या परसेंटेज दिया होगा या आपको डिग्री दिया होगा, आपको दो ही चीज़ दिया होगा, परसेंट या डिग्री। वो आपको पाई चार्ट कैसे दिया होगा, देखिए वो आपको दिया होगा ऐसे, ठीक है, गोल्स सर्कल में दिया होगा आपको वो, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आपको जो ये डॉगनेट चार्ट है ये पाई चार्ट है नीचे। पाई चार्ट देखिए ऐसा होता है, ठीक है। जहाँ पे आपको बताया जाता है ना कि एक क्लास में एक बच्चे ने मैथ में इतने नंबर लिए, साइंस में इतने लिए, इंग्लिश में इतने लिए, है ना। आपके परसेंटेज में पूछ सकते हैं, फिर आपको डिग्री में पूछ सकते हैं, कोई भी। ये होता है पाई चार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में देखिए क्या है, लाइन ग्राफ में देखिए फ्रेंड्स, लाइन ग्राफ में कुछ नहीं है, जो आपको जो डाटा शो किया जाता है वो शो किया जाता है लाइन में ऐसे, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो ये टाइप्स हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की, यानी कि आपको डाटा दिखाया जाता है किसी भी रूप में तो वो इन सभी चीज़ों में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स जैसे कि जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस जो पार्ट्स हैं जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज वगैरह है, उन जिन लोगों ने नहीं देखा कृपया पहले वो देख लें, ताकि आपको ये पता लग जाए कि रेशियो क्या होती है और एवरेज क्या होती है। तो फ्रेंड्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पास जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है। जैसे आपको एक चार्ट दे रखा होगा, तो यहाँ पर ये ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है, द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय 6 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ओवर द ईयर, ठीक है जी। अब इसमें आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है PQRSTU, और यहाँ पर उनके ईयर्स दे रखे हैं। ये नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय 6 डिफरेंट, रिक्रूट का मतलब होता है जो आप नई रिक्रूटमेंट मतलब नए एम्प्लॉयज़ आप रखते हो अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में।
तो यहाँ पर ईयर्स दे रखे हैं, ईयर्स वाइज दे रखे हैं कि जैसे पी का 2004 में 458, यहाँ पर रिक्रूट है क्यू में 2004 में 512, ऐसे ही 2005 में सभी के पी क्यू आर एस टी यू साल भर साल उन्होंने कितने लोग रखे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है, वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर इन द ईयर 2006। वो पूछ रहा है हमें टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कितने रिक्रूट हुए हैं ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, कौन से साल में, 2006 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखा जाए यहाँ पर जो अगर देखा जाए 2006 कहाँ पर है, ये है हमारे पास, ये 2006 है और सभी ऑर्गेनाइजेशन मतलब 2006 में पी के हैं 480, क्यू के 495, आर के 465, इन सभी को हम क्या कर देंगे, टोटल नंबर पूछा है, इन सभी को हम ऐड करेंगे। जब मैं इसको ऐड करूँगा 5 4 9 0 5 4 9 8 17 24 24 8, ये हमारे पास हो गया 24 और 8 हो गया 30। यहाँ पर फ्रेंड्स दोबारा से देखते हैं, 0 5 4 9 9 8 17 और 17 3, ये हो गया हमारे पास 25 25 और 8 हो गया हमारे पास 33। तो 3 आ गया, इन सभी को सम करा, उसके बाद हमारे पास 3 बचा, फिर 8 9 17 और 17 17 से हमारे पास 23 और 31 32 32 33 34 35 5 आ गया हमारे पास, और उसके बाद 4 4 8 12 12 5 17 17 4 21 26 26 और हमारे पास ये बचा 29। तो फ्रेंड्स जब हमने इसको टोटल लगाया है इन सभी को, तो ये हमारे पास आया 2953। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमारे पास यही पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर इन द ईयर 2006। तो हमारा आंसर क्या आ गया 29 ये नहीं था फ्रेंड्स, यहाँ पर आया हमारे पास आंसर 5, नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि यहाँ पर 2953 जो है किसी में भी ये आंसर अवेलेबल नहीं है, तो 25 इट मीन्स नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ what is the total number of executives recruited by organization U in the year 2007 and 2009 together to the total number of executives recruited by the organization P in the same year। फ्रेंड्स इस रेशियो में क्या करना होता है, जब भी बात है ना रेशियो, इट मीन जो फर्स्ट वैल्यू है वो आप ऊपर रखोगे और जो सेकंड वाली वैल्यू है 2 के बाद वाली वो आप नीचे रखोगे। तो वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन यू ने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव्स हैं रिक्रूट करे हैं 2007 में और 2009 में टुगेदर, मतलब दोनों का सम कर लेंगे, उसका सम का यहाँ पर 2007 के आ जाएंगे सारे और यहाँ पर 2008 के आ जाएंगे, और नीचे क्या आ जाएंगे पी के कितने रिक्रूट करे हैं 2007 और 8 में। ठीक है जी, 2008 में, तो यहाँ पर पी के आएंगे, यहाँ पर यू के आएंगे। ठीक है जी, 2007 और 8 में। अब पहले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहले वो यू के कह रहा है, यू ये हो गया 2007 में यू का एक ये वैल्यू होगी और दूसरी 2009 में ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमारे पास आया 3534 प्लस 510। ठीक है जी, इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1044। ये यू के आ गए 2007 में भी और 2009 में भी। अब उसके बाद एक वो पूछ रहा था कि पी के 2007 में और 2009 में, इसको भी ऐड कर लेते हैं। 506 प्लस 492, ये अब आ गया हमारे पास 998। अब देखिए ये हमारे पास आ गए पी के 2007 और 9 में, ये आ गए हमारे पास यू के 2007 और 9 के। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स रेशियो वाले क्वेश्चन को हमेशा एक लाइन में सॉल्व करना है आपने। यहाँ पर हमारे पास आई थी ऊपर वैल्यू 1044 और नीचे आई थी हमारे पास 998। इसको 2 पे कट देंगे, ये 2 पे चला जाएगा, 2 चौके 2 9 18 और 2 9 18। तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आई 522 डिवाइड बाई 499 59, ये हमारे पास सॉरी ये नहीं है, ये है। ठीक है जी, 522 पॉइंट सॉरी रेशियो 499। ये हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, जो ऊपर वाली वैल्यू पहले आएगी। देखा आपको यहाँ पर आंसर में उल्टा भी दे रखा है, तो क्वेश्चन में आपको हो सकता है उल्टा भी दे रखा हो, तो वो आंसर नहीं है। आंसर क्या है 522
रेशियो 499। अब फ्रेंड्स ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स रिक्रूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन एस ओवर ऑल द ईयर्स टुगेदर। और यहाँ पर उसने कहा है राउंडेड ऑफ द टू द नियरेस्ट इंटीजर। इट मीन्स अगर पॉइंटों में आएगा तो आप नियरेस्ट वैल्यू ले लोगे। जैसे अब पहले तो देखना है कि टोटल जो एवरेज पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है जी। अब देखते हैं, पहले हम एस ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, अब ये एस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है। पहले हम एस ऑर्गेनाइजेशन के सारे वैल्यूज़ को काउंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको सभी को सम करोगे आप, ये आपको सब सम करोगे तो ये आएगा 29। आप सम कर लीजिए इसको, 29 और 65। ठीक है जी। ठीक है जी। एवरेज का मतलब होता है जैसे एस ऑर्गेनाइजेशन इस सभी को हमने सम कर लिया तो ये हमारे पास वैल्यू आई 2965। ठीक है जी। और एवरेज का क्या था हमारे पास, ये देखिए हमारे पास था सम ऑफ आइटम्स 2965। टोटल ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, टोटल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 टोटल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास 6। तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे, जैसे 6 चौका 24 और 6 नाम 54 2 6 चौका 24 पॉइंट, जैसे मान लीजिए इतना आया। अब हमने राउंड ऑफ कर देना है इसको 494 सर, हमारा आंसर क्या आएगा 494। राउंड ऑफ का मतलब होता है आपने डेसिमल, अगर 0.5 से ऊपर है वैल्यू तो आप नेक्स्ट डिजिट को लिख दोगे, अगर 0.5 से नीचे है तो आप नीचे प्रीवियस वैल्यू को लिख दोगे। जैसे 494 अगर 0.6 आता तो हम 495 लिख लेते हैं। अगर 4 पॉइंट जैसे 5 से कम 2 आता 3 आता है तो हम 494 ही देने देते हैं। हमने राउंड ऑफ कर दिया इसको, तो यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स जैसे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर इन 2005 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। वो कहता है 2005 में, जैसे मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, मान लो यहाँ पर है 2005। ठीक है जी। ये 2005 साल है, ईयर की बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर से ये इंक्रीज हुआ होगा कुछ परसेंट, वो परसेंट पूछ रहा है कितना पड़ा है। तो हम पहले देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अब 2005 में जो आर की वैल्यू है वो है 472 और जो उसकी प्रीवियस वैल्यू है 418472। तो यहाँ लिखेंगे 418472। तो फ्रेंड्स ये जो वैल्यू थी 2005 की है और ये वैल्यू है 2005 से पहले की 4 की। तो इसमें सबसे पहले परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डिफरेंस करते हैं, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 54। अब 54 है वो किस पे इंक्रीज हुआ है, 418 पे। जिस पे इंक्रीज होता है हमेशा प्रीवियस वैल्यू पे इंक्रीज होता है, तो मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 12.92। ठीक है जी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स क्या करा क्या है हमने, बेसिक कंसेप्ट क्या, दोनों का डिफरेंस होता है। जैसे मेरे पास 100 है, 10% इंक्रीज 10, अगर मेरा 100 से 110 बन गया, इट मीन्स मैंने कितने पैसे कमाए, 10 रुपये। लेकिन कमाए किस पे है, 100 पे कमाए ना। तो इसी में क्या कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है 54 किस में इंक्रीज हुआ है 4। सबसे पहले मेरे पास वैल्यू कितनी थी 418, तो 418 जो है वो 54 पे इंक्रीज हुआ है। तो हमने क्या करा, डिफरेंस डिवाइड बाय जिस पे इंक्रीज करा है, मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही फ्रेंड्स जैसे नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टी इन द ईयर 2008। जैसे फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट, जहाँ पर लिखा है 2008 अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव। जब भी ऐसे दे रखा हो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, इसका मतलब होता है ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई 100। सिंपल, बहुत सिंपल, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। व्हाट परसेंट इन द 2008 अप्रॉक्सीमेटली व्हाट ए इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इन दैट ईयर। अब देखिए पहले टी पे चलते हैं। टी पे था हमारा, जैसे 2008 की बात कर रहा है वो, टी में 2008। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखिए 2008 टी ये हमारे पास 510। ठीक है जी, 510। तो ऊपर वाली हमने क्या करा कि ए बाय बी
ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई 100, तो ए कितना है 2008 में, ये ऊपर वाली वैल्यू ये ए है। जब वट शुरू हो जाता है उसके बाद जो वैल्यू आती है वो बी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 510, और नीचे क्या, टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इन दैट ईयर। उस साल में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे 2008 की बात करें, 2008 में कितनी ऑर्गेनाइजेशन पी क्यू आर एस टी, ये सभी का सम कर लेंगे, ये सभी का। जब इनका सभी का हम सम करेंगे, आप करके देख लीजिए, ये आएगा 2854। तो हमारे पास टोटल जो है 2854, तो ये हमारे पास आ गया नीचे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। आप इसको कटिंग करोगे तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 18% के पास आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। क्या करा हमने, जब भी आ जाए ए व्हाट परसेंट ऑफ बी, जो वट से पहली वाली वैल्यू है वो ऊपर जाएगी और जो वट से पीछे वाली वैल्यू है वो नीचे आएगी, मल्टीप्लाई 100 करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये था, ये क्या है, यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर दे रखे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, और यहाँ पर दे रखे हैं कंपनीज के नेम। तो फ्रेंड्स ये जो यूनिट प्रोड्यूस है, ये जो फर्स्ट लाइन्स है आपको, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है जी। ये जो फर्स्ट लाइन दे रखी है, ये सारे क्या हैं, ये जो फर्स्ट लाइन्स हैं ये सारे हैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद जो दे रखे हैं वो है यूनिट्स सोल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, सबसे पहले व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर, पूछा उसने है एवरेज। एवरेज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अब यूनिट सोल्ड, देखिए यूनिट सोल्ड कौन सा है, ये सेकंड नंबर की जो बार्स है सारी, ठीक है जी। अब इसका वो एवरेज पूछ रहा है। सबसे पहले हम इनका सभी का सम करेंगे। जैसे ये मेरे पास है, जैसे यूनिट सोल्ड है, ये है, देखिए ये क्या है, ये 600 है, ये 700, इसके मिडल में है ये, तो ये कितना है 650। उसके बाद बी का कितना है, बी है हमारे पास 300। उसके बाद सी में हमारे 150, और डी में हमारे पास 450। उसके बाद ई में है हमारे पास 300, और उसके बाद एफ के पास हमारे पास है 400। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सम ऑफ आइटम डिवाइड बाय टोटल जो नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 6 जने हैं, 1 2 3 4 5 6, जैसे हम एवरेज निकालते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सम कर लीजिए, 6 3 9 9 1 10 10 4 14 14 15 16 17 18 19 20 21 21 50 50 22 2250 आया ये हमारे पास, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, और उसके बाद 6 7 42, और 6 42 और 6 50 30। तो फ्रेंड्स हमारे पास आया 375। एवरेज क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का, एवरेज क्या होता है फ्रेंड्स, अक्सर ये क्वेश्चन में पूछ ही लेता है, सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है विच कंपनी द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रोडक्शन। कहने का मतलब कि हमने परसेंटेज की सेल कितनी ज़्यादा हुई है प्रोडक्शन के कंपैरिजन में, कौन सी कंपनी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 900 है और यहाँ पर 650 है, तो यहाँ पर जो सेल है 650 की है, यहाँ पर सेल्स देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 300 है, यहाँ 150 है, यहाँ 450 है, और यहाँ पर अगर फर्स्ट का हम देखें कि सेल, देखिए सेल हुई है 650 900, देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 900 और उसके बाद 650, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई 100, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिफरेंस निकल के आया, ये 00 से 00 कट जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, नहीं वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू, सेल कितनी हुई है यहाँ पर, देखिए सेल हुई है 650 और प्रोडक्शन कितनी हुई है, प्रोडक्शन हुई है 900 मल्टीप्लाई 100, तो 00 से 00 कट जाएगी, ये जाएगा 9 7 63 एंड इसका 20 9 दूनी 18, 72 कुछ परसेंटेज आ जाएगा ए का। बी का देखेंगे
700 है, यहाँ पर 300 है, तो 300 हमारे पास क्या हुई है, यहाँ पर देखिए 300 हमारे पास सेल हुई है, लेकिन टोटल हमने कितनी प्रोडक्शन करी थी 700 की। तो कटिंग करेंगे 7 चौक 28 और 2 जीरो 14, ठीक है जी, 42 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो सबसे जो हाईएस्ट है वो 72 है। वह जैसे आप ग्राफ में भी देखोगे तो आपको ग्राफ में कंपैरिजन देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर है 850 और यहाँ पर है 450, तकरीबन तकरीबन ये 50% के आसपास है। यहाँ पर देखिए अगर 550 इसको लूँ और ये 300 है, तो यहाँ पर निकल के, तो जब हम सभी को देखते हैं तो वैसे भी ग्राफ से हमें सीधे सीधे हो रहा है जहाँ पर ये डिफरेंस कम होएगा। अगर यहाँ पर जितना डिफरेंस कम होएगा उतनी ज़्यादा जो परसेंटेज ऑफ सेल ज़्यादा होएगी, जितना डिफरेंस ज़्यादा होएगा उतनी परसेंटेज ऑफ सेल कम होएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें वैल्यू भी ज़्यादा है और डिफरेंस भी कम है। तो हमारी हाईएस्ट जो हमारा जो परसेंटेज ऑफ सेल है वो निकालने का तरीका कितनी सेल हुई है और डिवाइड बाय कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी सेल हुई है हमारे पास और कितनी प्रोडक्शन हुई है। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो है ए है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में पूछा कि द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द कंपनीज। अब यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मतलब वो ये सेकंड जो फर्स्ट वैल्यूज है जो प्रोडक्शन की है, इन सभी की वो बात कर रहा है। तो इन सभी को अगर मैं सम करूँगा, ये अगर मैं देखूँ ये फर्स्ट है हमारे पास, अगर मैं इन सभी का सम करूँ, ये देखिए 900 है, ये वाला हमारे पास 700 है, और ये हमारे पास है 300, और उसके बाद ये हमारे पास है 850, और उसके बाद है ये हमारे पास है 550, ठीक है जी, और उसके बाद है हमारे पास 600। तो सम करते हैं 9 7, ये हमारे पास हो गया 16, 16 3 19, 19 8 हो गए हमारे पास 27 27.5, 27 और 5 हो गया 32 और 1 33, 33 से 3900, ये टोटल हमारे पास आता है 3900। देखिए फ्रेंड्स जब मैंने सम करा सभी यूनिट प्रोडक्शन का तो ये हमारे पास 3900 निकल के आता है। टोटल कितने यूनिट्स हैं वो हमारे पास है ABCDEF, टोटल है 6। तो 6 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारे पास 6 36 3 0 और 6 15 30, तो 650 हमारे पास निकल के आता है एवरेज नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द यूनिट सोल्ड बाय द कंपनी ABC अप्रॉक्सीमेटली इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल यूनिट प्रोड्यूस बाय दीज कंपनीज। देखिए यहाँ पर सोल्ड की मैंने बताया था आपको A इज व्हाट परसेंट ऑफ B का मतलब होता है A डिवाइड बाय B मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर A क्या है, A क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय ABC। तो यूनिट सोल्ड है ABC, देखिए A का है 650, 300 हो गया 950 और 150 हो गया 1100, ठीक है जी। ये हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर था 650, A का, B का था 300 और इसका था 150, तो ये कितना बना हमारे पास, तो ये हमारे पास बना 9 10 और 1100, ठीक है जी। अब ऐसे ही सेकंड वैल्यू क्या है, पर टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय दीज कंपनीज, इन तीनों यूनिट की प्रोडक्शन क्या है 900, ये 9 8 1700 और 1700 300, ये हमारे पास आ गया ये 700 था, 9 7 हो गया 1600, 1600 और 300 1900। तो फ्रेंड्स सेकंड वैल्यू थी हमारे पास B कितना आया, वो है 1900, तो उसने 1900, ठीक है जी। अब पूछा गया द यूनिट सोल्ड बाय, मैंने क्या बताया आपको, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B का मतलब होता है A डिवाइड बाय B मल्टीप्लाई 100। तो इनका है हमारे पास 1100 वैल्यू और इनका वैल्यू आया 1900, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 00 से 00 काट दीजिए, जो 19 से 19 95 15 0, ये तकरीबन 58% के आसपास आ जाता है हमारे पास, अब जिसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी D एंड E। देखिए प्रोडक्शन की बात कर रहा है D एंड E, देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन है हमारे पास 850 और यहाँ पर है हमारे पास 550, ठीक है जी, 8 5 13 1400, ये हमारे पास कितना आता है 1400। रेशियो में लिखना है तो सेकंड में 2 के बाद क्या लिखना है, टोटल सेल्स ऑफ द सेम कंपनी, टोटल सेल भी पूछ रहा है किसकी, D एंड E की। ये D हमारे पास ये आ गया हमारे पास 450 और ये आ गया 300, 450 और 300, ये हमारे पास आ गया 750। तो ये हमारे पास रेशियो आती है। अब कटिंग कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 पे चले जाएगा
5 एकम 5, और ये हमारे पास आया 28:15। तो ये हमारे पास है जो क्वेश्चन देख रहे हो। यहाँ पर हमें दो डायग्राम्स दे रखी है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स एट ग्रेजुएट लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन 7 इंस्टीट्यूट्स। सबसे पहले हमें ये पता चाहिए, ये जो ड्रॉ करा हुआ है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएट लेवल कितना है हमारे पास, यहाँ पर 27,300 है। ये जो परसेंटेज है ये इसकी दे रखी है। जैसे M का है, जो इंस्टीट्यूट M है उसकी 17% है, N की 12 है, P की 12 है, Q की 13 है, R की, ऐसे हमें सभी की परसेंटेज दे रखी है। सेकंड है जो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज डिवाइड कर रखी है। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इज इंस्टीट्यूट आर। वो पूछ रहा है ग्रेजुएट लेवल में और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में। अब यहाँ पर देखेंगे जो इंस्टीट्यूट आर है वो यहाँ पर है, और इसमें इंस्टीट्यूट जो आ रहा है वो यहाँ पर है। ठीक है जी, इसका 17% पूछ रहा है। टोटल कितना है हमारे पास 27300। अब आर का यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल में 17% का मतलब है डिवाइड बाय 100। तो 00 से 00 हमारी यहाँ पर कट जाएगी। ये हमारे पास आएगा कटिंग करके 4641। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 से, 17 3 5 17 तो करेंगे तो 4641 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमने टोटल है 24700, मल्टीप्लाई करेंगे आर कितना है 14%। तो 14% से अगर मैं करूँगा मल्टीप्लाई, ये 00 से 00 कट जाएगा। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर ये हमारे पास आएगा 3458 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास ग्रेजुएट लेवल का, और ये हमारे पास आ गया पोस्ट ग्रेजुएट लेवल किसका, आर का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट आर। तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, 4641 एंड 3458, इसको प्लस करेंगे, ये 9 आ गया, 9 आ गया, 0 और 8, तो हमारे पास आंसर आया 8099। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट एंड अ ग्रेजुएट लेवल रेस्पेक्टिवली फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस। फ्रेंड्स, जहाँ पर भी बात जब रेशियो की करी हो, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा एक लाइन में सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि रेशियो किसकी पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस। अब देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो एस है, सॉरी रेशियो पहले पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहा है, तो पहले पोस्ट ग्रेजुएट आएगा, तो 21% है। तो 21% किसका, टोटल का 24700। ठीक है जी, और रेशियो जब भी पूछे, रेशियो का मतलब होता है एक वैल्यू ऊपर और एक वैल्यू नीचे। तो पहले बोला पोस्ट ग्रेजुएट, सेकंड बोल रहे हैं ग्रेजुएट। अब एस में ग्रेजुएट, देखिए एस में 14% है किसका, 24300। 14% है किसका, 27300। अब ये परसेंट से परसेंट कट गया, 7 3 पे और 7 2 पे, 00 से 00 कट गई। ठीक है जी, अब इसको हम कर लेंगे, ये 3 पे कट जाएगा, 3 पे जगह 3 9 27, 3 कम 3। तो यहाँ पर जो नीचे वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी 247 और नीचे आ जाएगी 2 1 2 2 9 18। अब इसको फर्दर आप कटिंग कर लेंगे, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास जो है ये 13 के टेबल पे कट जाएगा। तो 13 के टेबल पे कटेगा, ये 19 आ जाएगा, और ये यहाँ पर फ्रेंड्स 2 था। ठीक है, तो ये 13 के टेबल पे कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 19:4। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आना फ्रेंड्स, जो पहले वैल्यू दे रखी है वो ऊपर, जो बाद में वैल्यू दे रखी है वो नीचे, एक ही लाइन में आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आगे भी क्वेश्चन आएगा वो आपको कराऊंगा। जैसे अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट एम एंड एस आर स्टडिंग एट ग्रेजुएट लेवल। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि जो ग्रेजुएट लेवल है, जो हमारे पास यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल है ना,
वहाँ पर वो M एंड S का पूछ रहा है, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि मैं M का पहले करूँगा और S का बाद में करूँगा, ऐसे नहीं है, पहले मैं दोनों को सम कर लूँगा, मैं M प्लस S दोनों कर लूँगा। जैसे M का है 17 और S का है 14, ठीक है जी। मैं क्या करूँगा, 17 सॉरी M का था हमारे पास 17 प्लस 14, तो ये हो गया 31%। इकट्ठा मैंने M एंड S का 31% हो गया मेरे पास ग्रेजुएट लेवल पे। अब 31% मैंने निकालना है। 31% किसका निकालना है, टोटल वैल्यू कितनी थी हमारे पास ग्रेजुएट लेवल की, 27300। इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व, ये परसेंट का मतलब 1/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 31 का टेबल हम यहाँ पर रीड करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 8463। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 8463। तो जैसे हमारे पास ऐसे ही एक और क्वेश्चन है रेशियो वाला। देखिए, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस। अब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, अब देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल यहाँ पर था हमारे पास, हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए, जो वो क्वेश्चन का पूछ रहा है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। अब देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में क्या था, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में कौन सा इंस्टीट्यूट एस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 21% है। द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग एट ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम इंस्टीट्यूट क्या हो। तो रेशियो पूछ रहा है, रेशियो को कैसे करेंगे। अब देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन था, रेशियो को करेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे लेना है पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एस। ये पोस्ट ग्रेजुएट है फ्रॉम एस, एस कितना है 21%। 21% किसका, टोटल 24700। और उसके नीचे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम क्यू। अब यहाँ पर देखिए क्यू में कितना है 13%, तो नीचे कितना आएगा 13%। टोटल कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट लेवल में 27300। तो ये 00 से 00 कट जाएगी, 00 ये कट गया हमारे पास। और उसके बाद अब इसको कटिंग कर लेंगे, ये 21 पे कट जाएगा। ये देखिए 21 एकम 21 और यहाँ पर 6 और 21 3 63 हो गया, 13 बच गया। यहाँ 13 कट जाएगा, 13 एकम 13 और 117, 13 होना है 117, तो 19:13 हमारे पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग एट ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम इंस्टीट्यूट M एंड N। अब M एंड N की इकट्ठी करें, मैं M अलग से और M एंड P। अब N अलग से और P अलग से नहीं करूँगा, मैं पहले N एंड P को ऐड कर लूँगा। देखो, हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, यहाँ पर जो N है वो है हमारे पास 15% और P कितना है 12%। पहले मैं 15 प्लस 12 को ऐड कर लूँगा, ये हो गया हमारे पास 27%। 27%, अब 27% हमने निकालना है। 27% हमने किसका निकालना है, टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट ग्रेजुएट है हमारे पास 24700। ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगी, तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 6669। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 6669 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फ्रेंड्स जैसे क्वेश्चन था कि कैसे हमने मान लो रेशियो में दे रखा हो तो एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैंने आपको बताया। और परसेंटेज को कैसे हम सर्कल में, कैसे जो डायग्राम्स दे रखे हैं सर्कल में, तो उसको परसेंटेज में हम कैसे सॉल्व। डाटा तो वो होता है जो डाटा आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है, जो डाटा इकट्ठा किया जाता है। गवर्नेंस का इसमें क्या रोल है, देखिए, जब गवर्नेंस यानी कि शासन, किसका शासन, गवर्नमेंट का, सरकार का, यानी कि जब सरकार या जब गवर्नमेंट किसी डाटा को सुरक्षित रखती है, ठीक है, तो उसे बोलता है डाटा एंड गवर्नेंस। अब देखिए, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो डाटा का यूज़ करती है। जब वो डाटा का यूज़ करती है, किसके लिए यूज़ करती है, कि ताकि उसको पता चल सके कि जब से भारत आज़ाद हुआ है या जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, सरकार संभाली है, उन्होंने कितना देश का विकास किया है, कितनी देश की डेवलपमेंट की है। ठीक है फ्रेंड्स, डाटा एंड गवर्नेंस कुछ नहीं है, इसमें गवर्नेंस शब्द इसलिए जोड़ा है कि ताकि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो ये देख सके कि उनको किस रीजन में, किस क्षेत्र में, जैसे हेल्थ है, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन है या कुछ भी ऐसे है, ठीक है, उसमें कैसे कैसे उनको डेवलपमेंट करना है। डाटा एंड गवर्नेंस में होता है क्या है कि जब गवर्नमेंट किसी डाटा का इस्तेमाल करती है और उसको सुरक्षित तरीके से, यानी कि सेफ़ जगह पे उसको सेव करती है। ठीक है फ्रेंड्स,
आजकल जो सभी जो देश हैं, जो सभी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ऑल ओवर इन द वर्ल्ड जो कंट्रीज़ है, उनमें सभी में जो डाटा है वो गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाता है, ठीक है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है आसानी से कि देश कितना तरक्की कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मॉडर्न सोसाइटी इज़ डाटा ड्राइवन। As per the estimate of May 2018, daily around 2.5 quintillion bytes of data are generated। अब देखिए होता क्या है, हुआ क्या है कि जो अगर मॉडर्न सोसाइटी की डाटा की बात करें तो मई 2018 तक, यानी कि मई 2080 तक इसमें है क्या कि 2.5 क्वांटिलियन बाइट्स ऑफ डाटा, ठीक है, वो जनरेट हुआ है, ठीक है। यानी कि डेली क्या है, इतना डाटा इसमें देखा जाता था। ये कब देखा गया था? मई 2018 तक। दिस डाटा कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग बेटर इंसाइट फॉर इनोवेशन, प्रेडिक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। ये डाटा क्या करता है कि आपको एक बेहतर तरीका बताता है, ठीक है, इनोवेशन का, ठीक है, बिटवीन वेरिएबल्स में कैसे उनका रिलेशन है, रिलेशनशिप में कैसे वेरिएबल्स में कैसे रिलेशनशिप हो रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वही बात है कि सिर्फ एक सरकार, एक गवर्नमेंट जब इस डाटा को देखती है तो उसको डिफरेंस पता चलता है। तो डाटा सरकार को पता चलता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट है वो अभी 5 साल के लिए चुनी जाती है, तो 5 ऐसे में उन्होंने क्या क्या किया है, पिछली सरकार से कैसे किया था, अब कैसे किया है, क्या गरीबी कम हुई है, क्या बेरोज़गारी कम हुई है, तो ऐसे वो उसको आंकड़े इकट्ठे करके देखते हैं। देयर इज़ नीड फॉर पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग डाटा एंड व्हेन इट अराइजेस, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो गवर्नमेंट है वो नई नई पॉलिसी बनाती है। अब डाटा जब गवर्नमेंट, देखिए जब कोई गवर्नमेंट है जब डाटा को रिप्रेजेंट करती है, जब डाटा को चेक करती है, तो उसमें उनको पता चलता है कि अब हमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है, अब हमें कौन कौन सी गाइडलाइन बनानी है, ठीक है, कि ताकि देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सके। डाटा गवर्नेंस, कहते हैं ना कि पिछले 5 सालों में ये नहीं हुआ, पिछले 10 सालों में ये नहीं हुआ, पिछले 70 सालों में ये नहीं हुआ, तो ये सब जो है वो कंपैरिजन करके देखते हैं डाटा का कि पहले क्या था अब क्या है, ठीक है। डाटा गवर्नेंस रिलेट्स टू द स्ट्रेटजी यूज्ड फॉर अवेलेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटा। डाटा गवर्नेंस किससे रिलेटेड है? ये स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। स्ट्रेटजीज कैसी है? जैसे अवेलेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, यानी कि हमारे पास कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से एप्लीकेबल किए जा सकते हैं। इंटीग्रिटी क्या है? अखंडता, ठीक है। और सिक्योरिटी, यानी कि डाटा की जो सिक्योरिटी क्या है, यानी कि जो डाटा है उसे कैसे हम रख सकते हैं, डाटा कैसा है, तो ये इसमें देखा जाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें कि जो डाटा गवर्नेंस में है क्या, कि जब सरकार किसी डाटा को बहुत सुरक्षित ढंग से रखती है तो उसे बोलते हैं डाटा गवर्नेंस। इट डील्स विद द फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज फॉर स्टोरिंग, इनक्रिप्टिंग, टेकिंग बैकअप ऑफ डाटा, असेसिंग एंड यूजिंग डाटा, प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी। इसमें है क्या कि जो डाटा को है वो बहुत सुरक्षित ढंग से रखा जाता है, वो प्रोटेक्टिव ढंग से रखा जाता है, उसको काफ़ी प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसकी प्राइवेसी रखी जाती है, ठीक है, डाटा शो नहीं होता। अब देखिए कि सरकार ने जो है, गवर्नमेंट ने जो है अभी जो काम करने हैं वो पहले नहीं बताते कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है, किस ढंग से करना है वो पहले नहीं बताया जाता है, वो सब कुछ स्टोर होता है एक डाटा के अंदर। डिसीजन मेकर्स कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, इंट्यूशन और ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, ठीक है। अब जो डिसीजन मेकर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कैसी कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए, ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस पे बेसिस पे एक डाटा को तैयार करते हैं। वो देखते हैं ना कि जैसे पिछले 5 सालों में इतनी देश की तरक्की नहीं हो पाई, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो अगले 10 सालों में तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे लोग इतने बेरोज़गार थे, अगर हम ये काम कर दें तो ये हो जाएगा। जैसे मेक इन इंडिया की बात करें तो मेक इन इंडिया में क्या था, यहाँ पे बेरोज़गारी जैसे फैल रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मेक इन इंडिया निकाला, ठीक है, जिनमें क्या है कि लाखों लाखों वर्ग, जो आप ये मान के चलो लाखों नौजवान हैं, ठीक है, उनको नौकरी मिलेगा। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे क्या है कि बेरोज़गारी बहुत फैल चुकी है, ठीक है। मेक इन इंडिया के ज़रिए अगर बाहरली कंपनियाँ यहाँ पे आए, आगे काम करें, तो यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो इससे रोज़गार, ठीक है। एक्सपीरियंस, इंट्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन कैन बी यूज फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन इन केस
डाटा इज़ नॉट अवेलेबल। अब होता क्या है कि अगर डाटा अवेलेबल ना हो तो उसमें होता क्या है, एक्सपीरियंस के आधार पर, ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्या है जो डिसीज़न लिए जाते हैं। पहली बात तो है कि अगर सरकार को, अगर गवर्नमेंट को कोई डिसीज़न लेना होता है तो वो डाटा को संभाल के रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी सरकार हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, वो अपने अपने डाटा को संभाल के रखते हैं। क्यों संभाल के रखते हैं? कि ताकि आने वाले जो साल हैं उसमें उसका कंपैरिजन किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर बाई चांस वो डाटा अवेलेबल ना हो तो एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन के आधार पर इसको रखा जाता है। बट इन टुडे डाटा ड्राइवन सोसाइटी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिसीजन कैन बी मेड बाय एनालिसिस ऑफ अवेलेबल डाटा। पर आज के समय में क्या है कि जो डाटा रखना ज़रूरी है ताकि इससे अच्छे डिसीजन लिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए कि डाटा जो है हर साल संभाल के रखा जाता है कि पिछले वर्ष में ये था, तो उससे कंपैरिजन करना आसान हो जाता है काफ़ी। डाटा कैन बी यूज फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज एज इट कैन बी यूज टू एनालिसिस द एक्सटेंट फॉर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड रिलेटेड फैक्टर। अब इसमें क्या है कि डाटा को है जो यूज़ किया जाता है पॉलिसीज़ के लिए, उसमें जो जो प्रॉब्लम आती है उसको देखा जाता है, वो प्रॉब्लम्स क्यों है, उसका समाधान कैसे है, उसका हल कैसे है, उसका सोल्यूशन कैसे है, इसमें दिखा जाता है। लाइक इफ़ द डाटा शोज दैट पुअर पीपल have lower education level and poor health then policies for better education and health can be framed। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चले कि डाटा ये शो करे कि जो गरीब लोग हैं उनको एजुकेशन जो है वो लोअर क्वालिटी की मिल रही है। ठीक है, उनकी हेल्थ भी पुअर है, उनकी सब कुछ उनका जो पुअर हो रहा है, तो पॉलिसी ऐसी बनाई जाती है कि उनको बेटर एजुकेशन और हेल्थ अच्छी से मिल सके। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया ना, वही चीज़। डाटा कैन बी यूज फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज़। डाटा जो है वो पॉलिसीज़ के लिए किया जाता है, पॉलिसी बनाने के लिए। इट विल आल्सो हेल्प इन एवेलुएटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। ठीक है, अभी होता क्या है कि ये जब कोई सरकार पॉलिसी बनाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसी पॉलिसी बनानी है, इसके लिए डाटा को देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल डाटा कैन बी कलेक्टेड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल। अब देखिए, जानते हैं कि जैसे डाटा जो है वो मिड डे मील के लिए होता है कि जो मिड डे मील होता है ना, दोपहर का खाना जो स्कूल में मिलता है, अगर उसका डाटा इकट्ठा करना हो वहाँ पे हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन हु ईट मिड डे मील एट स्कूल। अब इसमें देखा जाता है कि जिन बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है तो वो उनके लिए हेल्दी है कि नहीं है। ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ स्कूल्स कवर्ड अंडर द स्कीम, इनरोलमेंट रेट इन स्कूल एज एट्सेट्रा। ठीक है, उसमें होता क्या है कि स्कूल क्या क्या स्कीम्स को कवर कर रही हैं, जैसे बच्चों को जो जो खाना दिया जाता है वो हेल्दी है कि नहीं है, वो सब कुछ इसमें देखा जाता है। तो देखा जाता है ना कि जैसे वो पॉलिसी बनाई जाती है कि हाँ मिड डे मील चल रहा है, सभी को लाभ मिल रहा है, सभी को बेनिफिट मिल रहा है, तो ये सही है। अगर वहाँ पे हो जाए कि नहीं, बच्चों को जैसे मिड डे मील खाने से बच्चों का हेल्थ इशू हो रहा है, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो उनमें सुधार किया जाता है। ठीक है, टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील स्कीम। अब इसमें टेस्ट किया जाता है कि जो स्कीम लागू की थी क्या वाकई ही उसी तौर पर लागू की गई है। सो डाटा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग साउंड डिसीजन एंड फॉर चेकिंग देयर इफेक्टिवनेस। अब डाटा इसलिए देखा जाता है कि डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि जो डिसीजन लिए गए थे क्या वो सही रूप से या सही इफेक्टिव तरीके से यहाँ पे लागू हुए कि नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा रिलेटेड टू द गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ एंड प्रोग्राम्स इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी फॉर सिटीजन। अब इसमें ये होता है कि जो डाटा है जो गवर्नमेंट तैयार कर रही है उसमें ऐसी स्कीम बनाई जाए जिससे लोग जो है उनमें ट्रांसपेरेंसी हो, यानी कि जो लोगों को, जो सिटीजन है, जो भारत के नागरिक, जो इंडिया के नागरिक हैं, जो सिटीजन है, उनको सरकार की सारी नीतियों का, सारी पॉलिसीज़ का पता चल सके। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज़ एज इम्पोर्टेंट एज द कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का प्रोटेक्शन, डाटा की सुरक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितना कि डाटा को इकट्ठा करने के लिए होता है। बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर शुड टेक केयर दैट कलेक्टेड कॉन्फिडेंशियल डाटा शुड रिमेन सिक्योर एंड देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ ब्रीच। देखिए, इसमें क्या होता है कि चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो, अगर उसने कोई डाटा इकट्ठा किया है तो वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा पूरी तरीके से, जो जो उसने स्कीम्स को लगाना है। जैसे सरकार ने कोई नई पॉलिसी बनानी है, कैसे बनानी, कुछ भी बनाना है, जो उसके लिए डाटा इकट्ठा किया गया है, ठीक है, वो सेफ़ रखेंगे कि ताकि ये लीक ना हो जाए। ठीक है, ऐसा ही जियो कंपनी की बात करें, रिलायंस कंपनी की बात करें, कुछ भी कंपनी की बात करें, तो जो उन्होंने आगे जाके जो प्लान करना है तो पहले नहीं बताया जाता। ठीक है, जैसे अब मान के चलते हैं कि देखिए एयरटेल वालों ने भी पहले जो था, आपको पता था ना, लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती थी। अब क्या है कि महीने का 35 रुपीज़ का रिचार्ज कराना पड़ता है। अब उन्होंने ये देखा कि
अगर एयरटेल वालों ने ये देखा कि हमने पिछले इतने सालों से हम ये फ्री दे रहे हैं स्कीम, तो लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें रिचार्ज नहीं करवा रहे, लाइफ टाइम वैलिडिटी रख रहे हैं, रिचार्ज नहीं करवा रहे, जिससे एयरटेल कंपनी को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने डाटा एक सामने रखा कि हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी की वजह से इतने सालों में इतना करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। फिर उन्होंने नई पॉलिसी बनाई, उसमें क्या कि हम 35 रुपये का रिचार्ज कराइए तो उसमें ये होगा। तो हुआ क्या, उसमें उनके 90 लाख सब जो है वो कस्टमर है वो टूट के किसी और में चले गए। ठीक है, तो होता क्या है, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि उनको घाटा हो रहा था, नुकसान हो रहा था, उन्होंने पॉलिसी बना दी कि आप 35 रुपीज़ का रिचार्ज करवाइए। ठीक है, उन्होंने स्कीम बना दी। तो ऐसी ही बातें होती हैं बस, जैसे कि कोई भी डाटा उसका कंपैरिजन करके देखा जाता है। एनी ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियली कैन हैव सीरियस consequence. In 2018, there was an allegation of a massive data breach when the profile data of millions of Facebook users was shared with third party. अब देखिए, एक मामला उड़ा था ना पीछे पहले 2018 में कि फेसबुक में जो काफ़ी लाखों लोगों का जो डाटा है वो चोरी हो गया था। अब जैसे अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे, वहाँ पे एक उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने 5 करोड़ यूज़र का जो फेसबुक डाटा हैक करके, उनकी सोच को हैक करके, तो वहाँ पे वो इलेक्शन जो है जीते थे। अब ये क्या डाटा हो गया ना चोरी। देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, पहले ज़माने में आप ये मान के चलिए कि हमारा जो 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 था, जो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, हमारा पैसा। आजकल आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपका डाटा जो आपके फ़ोन में सेव है। आपके फ़ोन में क्या सेव है, आपके फ़ोन में आपका डाटा सेव है, आपकी फ़ोटो सेव है, आपका अकाउंट नंबर सेव है, आपका पासवर्ड सेव है, सब कुछ सेव है। ठीक है, अगर आपका डाटा चोरी हो जाए तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो ऐसे ही सरकार का डाटा अगर चोरी हो जाए तो सरकार की नीतियाँ भी ठप हो सकती हैं। जैसे विकीलीक्स ने क्या किया था, विकीलीक्स का आपको सभी को नाम पता ही होगा कि उसने अपनी जो सरकार अमेरिका का है, इंडिया का है, कि कई कंट्रीज़ का उसने डाटा जो है वो लीक कर दिया था। ठीक है, सच मैनिपुलेशन कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस यूजर्स टू परचेज ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, टू डाउनलोड सर्टेन ऐप्स, टू वोट फॉर ए पर्टिकुलर पार्टी। ठीक है, इसमें क्या है कि फेसबुक की बात हम कर रहे थे। इसमें क्या होगा था, फेसबुक का डाटा चोरी होगा। वो कैसे चोरी होगा था, किसने वहाँ पे आ गया कि यहाँ पे आप ये फॉर्म भरिए, ये ऐप डाउनलोड करिए, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। उससे क्या होगा कि डाटा चोरी हो गया। ठीक है, यानी कि डाटा आजकल सबसे सुरक्षित चीज़ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स रहेगी डाटा एंड गवर्नेंस की। डाटा एंड गवर्नेंस में कुछ चीज़ नहीं है, बस यही चीज़ है कि डाटा गवर्नेंस में है क्या कि जब गवर्नमेंट, ठीक है, जब गवर्नमेंट अपने डाटा को यूज़ करती हैं लोगों के लिए, क्यों यूज़ करती है कि ताकि वो कंपैरिजन कर सके पिछले सालों में क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, क्या क्या पॉलिसी बनानी है। ठीक है, वो डाटा को सुरक्षित रखती है। यानी कि जब गवर्नमेंट किसी डाटा को सुरक्षित रखती है और उस डाटा के आधार पर वो जब नई नई पॉलिसी बनाती है तो वो आती है डाटा एंड गवर्नेंस के अंदर। तो अब हम बात करेंगे, देखिए, data.gov.in इज़ ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूएस गवर्नमेंट। अब देखिए, भारत सरकार और अमेरिका की सरकार ने ये data.gov.in बनाया है कि जॉइंट इनिशिएटिव है। ठीक है, इट इज़ ए प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर ओपन डाटा रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंड वेरियस डिपार्टमेंट। अभी ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है किसके लिए, एक ओपन डाटा। ठीक है, किसके लिए, सरकार के लिए। ठीक है, जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, आप इसमें कोई भी डाटा जो है वो देख सकते हैं। इट इज़ एम एट इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें ये क्यों बनाया गया है कि ताकि जो सिटीजन है, चाहे अमेरिका के चाहे इंडिया के, वो उनके लिए जो बनाए वो स्कीम्स बनाए जा रहे हैं उनके साथ वो आसानी से जुड़ पाए। ठीक है, सरकार कैसे काम कर रही है वो उनमें इंटरेस्ट ले सके। द डाटा अवेलेबल एट दिस पोर्टल कैन बी यूज बाय रिसर्चर, एनालिस्ट, टीचर्स, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। इसमें क्या है कि डाटा को है वो यूज़ कर सकता है रिसर्चर। ठीक है, एक एनालिसिस कर सकता है, जो एनालिस्ट होता है वो एनालिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, टीचर्स, डिपार्टमेंट वगैरह इसको यूज़ कर सकते हैं कई कामों के लिए। द डिफरेंट मॉड्यूल ऑफ द ओपन गवर्नमेंट डाटा प्लेटफॉर्म। अब देखिए कि डिफरेंट मॉड्यूल है ओपन गवर्नमेंट डाटा के, कौन कौन से देखिए। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DMS, ये क्यों बनाया गया है, फॉर कंट्रीब्यूटिंग डाटा एंड मेकिंग इट अवेलेबल ऑनलाइन। यानी कि ये क्यों बनाया गया है कि इसमें डाटा को कंट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है, और ये ऑनलाइन अवेलेबल होता है।
कंटेंट मैनेजमेंट डाटा मैनेजिंग द कंटेंट एंड फंक्शनलिटीज़। अभी कंटेंट मैनेजमेंट डाटा क्या है, नाम से ही होता है कि ये डाटा को कंटेंट को मैनेज करता है कि क्या दिखाना है, ठीक है, कितना दिखाना है। विजिटर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि VRM फॉर कलेक्टिंग व्यूअर फीडबैक। अब देखिए कि जो इस डाटा को देख रहे हैं उनका फीडबैक कैसा है, उनको डाटा अच्छा लगा या नहीं, कंटेंट अच्छा लगा या नहीं, उनका फीडबैक लेना। नेक्स्ट है कम्युनिटी फॉर यूज़र टू इंटरेक्ट विद अदर यूज़र। इसमें क्या है कि यूज़र इंटरेक्ट करे अदर यूज़र को, उनके बारे में बता सके, ठीक है, होता है कम्युनिटी। सो द अदर इम्पोर्टेंट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डाटा। अब देखिए जो अदर सोर्सेज क्या है, वो है पॉपुलेशन सेंसस यानी कि जनगणना, ठीक है, जो हर 10 साल में बदलती है, 2011 में थे, अब 2021 में आएगी। फिर है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि जो डाटा है वो कहाँ से लिया जा सकता है। अगर कोई भी सरकार है वो डाटा कहाँ से इकट्ठा करेगी, पॉपुलेशन सेंसस है, हमारे देश में इतनी आबादी तब इतनी है, अब इतने गरीब थे, इतने अमीर हैं, हमारे देश में इतनी बेरोज़गारी तब इतनी है, वो पॉपुलेशन सेंसस से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से इकट्ठा कर सकते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसमें बताया जाता है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से, नेशनल सैंपल सर्वे एंड सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से, ठीक है, जिसे SRS कहते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से, NFHS से, डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे से, RBI डाटा बेस से। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डाटा सेट से, गेटवे ऑफ इंडिया अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी कि जो ISRO द्वारा ISRO द्वारा जो है